नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया है गवर्नर की शक्तियों के बारे में। तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि, उनके जो डिसीजन लिए गए थे तो उसके रिगार्डिंग केस था, उसका जो डिसीजन आया उसका डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि इसमें दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑन गवर्नर्स पावर इन तमिलनाडु केस। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये केस क्यों हुआ तथा इसके क्या क्या आउटकम्स हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या था। तो जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने जो बिल थे पास किए हुए, उस पर जो अपना असेंट नहीं दिया या जिस पे अपना कोई भी मार्क्स नहीं दिए, उस वजह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको मंगलवार के दिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, क्योंकि इन्होंने जो 10 बिल थे उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना ही उसको असेंट दिया या उसको वापस भी उसके असेंबली में वापस नहीं भेजा रिकंसिडरेशन के लिए। तो इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया, तो इससे इस पर अपना जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या था। तो क्या था कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, वो एक केस को लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्योंकि उन्होंने ये चेक करना चाहा कि जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक बिल को कब तक अपने पास रख सकते हैं तथा इसको पास और अपने पास विथहोल्ड करने के लिए कुछ टाइम बाउंडेशन है या नहीं है। तो इस सब को चेक करने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। तो उस केस की सुनवाई हुई तथा उस पर उसका एक डिसीज़न आया। वो डिसीज़न के रूप में जो इनके जो भी कार्य थे RN रवि के, उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो गवर्नर की जो पावर होती है किसी भी बिल को असेंड करने की या उस पर विथहोल्ड लगाने की, रिकंसिडरेशन के लिए, वापस देने के लिए, तो वो उसको पावर कहाँ से मिलती है। तो उसे जो पावर मिलती है वो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 से उसको पावर मिलती है, जिसमें कहा गया है कि गवर्नर की अनुमति से पहले जो भी बिल पास किए जाते हैं स्टेट असेंबली में, तो उस पर जो गवर्नर है वो ये काम कर सकता है, या तो उसको असेंट दे दे या उसकी असेंट को विथहोल्ड कर दे, मतलब उसको रोक के रख ले कि इस पर अपने फाइनल वो नहीं बिल पास नहीं करे, और या तो उसको प्रेसिडेंट के लिए रिकंसिडरेशन के लिए रख सकता है, कंसिडरेशन के लिए रख सकता है कि प्रेसिडेंट के पास उसको भेज दे कि ये देखने के लिए कि ये कानून सही है या नहीं है। तो ये जो पावर होती हैं आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग गवर्नर के पास। इसके साथ ही ये भी हो सकती है कि या तो वो उसको वापस हाउस में भेज दें, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज दें रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन ये होता है इसके साथ ही अगर उसने वापस भेजा, साथ में कुछ प्रोविज़न भी दिए, तो चाहे वहाँ की असेंबली उसको पास करे या ना करे, मतलब उसमें उसकी बातों को माने या ना माने, जो भी उन्होंने प्रोविज़न दिए होंगे, लेकिन उसको अगर असेंबली दोबारा पास कर देती है वोटिंग के द्वारा, फिर गवर्नर उसको असेंट नहीं, मतलब उसको विथहोल्ड नहीं कर सकते, उनको असेंट देनी पड़ेगी। तो ये जब जो पावर थी, इस पावर के मिसयूजिंग का केस लगाया गया था तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन द्वारा। तो देखते हैं
और इसके साथ ही एक ये भी होता है कि वो उसको प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए रख सकता है इस बिल को। और ये कब रख सकता है कि या तो मामला डीपीएसपी का हो, ठीक है, या ये नेशनल इम्पोर्टेंस का मामला हो। तो इन दो, अगर इस तरह से ही अगर बिल इसमें इसके अंडर आ रहा होगा जिसमें डीपीएसपी का कोई मांग हो, जिसमें डीपीएसपी का कोई काम होगा या नेशनल इम्पोर्टेंस का होगा, तो उन बिल को जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए दे सकता है। अब देखते हैं कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है मंगलवार को, तो उसमें जज ने क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के जज ने। तो ये जो थी जो 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर माधवन। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने जो भी वर्डिक्ट दिया है उसमें इसको टाइमलाइन के अंदर बांटा है कि किस टाइम के अंदर आपको बिल, गवर्नर को बिल पे असेंट देना है, विथहोल्ड करना है, जो भी करना है, रिकंसिडरेशन के लिए करना है या प्रेसिडेंट के लिए भी रोक के रखना है, प्रेसिडेंट को भेजना है, जो भी बिल। तो उसके लिए एक टाइमलाइन दे दी गई है, उसके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ एक चीज़ और कहा गया है कि जो भी गवर्नर का जो काम होता है उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए दिया जा सकता है। पहले क्या था कि अगर गवर्नर जो भी काम करते हैं अपने, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मतलब उनकी जांच नहीं की जा सकती कि ये कानून के अंतर्गत किया है या नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लेकिन अब इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा है। तो ये दो चीज़ें, इनका जो जजमेंट था उसके लिए सबसे ज़्यादा हाईलाइट वाली ये दो ही चीज़ें थी, एक जुडिशियल रिव्यू के अंदर आना और दूसरा जो भी ये बिल आते हैं गवर्नर के पास पास होने के लिए उसके लिए टाइम बाउंड करना। तो देखते हैं कि ये किस तरीके के टाइम पीरियड दिया गया है। सबसे पहला दिया है कि अगर असेंट के लिए डिसाइड करना है गवर्नर को या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है, तो वो उसको जब उनके पास ये रिसीव होता है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और एक ही इसके बाद ये दूसरा जो पॉइंट होता है कि बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस हाउस में भेजना है, तो वो उनको करना पड़ेगा उनको बिल मिलने से 3 महीने के अंदर अंदर। और एक अगर दोबारा पास कर देती है असेंबली बिना किसी चेंज के कुछ भी करे, जब रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा जाता है उसके पास, अगर वो पास कर देती है उसको, तो उनको 1 महीने के अंदर अंदर उसको पास साइन करने होंगे। ये इसलिए हुआ है कि जिससे गवर्नर की जवाबदेही तय हो सके और जो डिले हो उसको दूर किया जा सके। तो ये जो जजमेंट दिया गया है ये इसी के लिए दिया गया है। अब देखते हैं कि इसका आउटकम्स क्या होगा, मतलब इससे अब क्या क्या चेंज हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो जजमेंट है वो लैंडमार्क जजमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और जो गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है बिल के लिए, जो आर्टिकल 200 में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर रख दिया गया है। यानी कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसको उसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो चेक कर सकती है कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिया गया है या इसमें किसी तरीके का ये कॉन्स्टिट्यूशन के अलग दायरे में जाके इसको पास किया गया है या इस पर रोक लगाई गई है जो भी दिया गया है गवर्नर के ऑर्डर को। साथ ही क्या है कि ये अब गवर्नर जो है अपने ऑफिस का पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, ये भी चेक हो सकता है। साथ ही ये जो भी जजमेंट आया है, क्योंकि ये जजमेंट जो दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो ऑल ओवर इंडिया पर लागू होता है। तो ये जो भी जजमेंट हैं ये जितने भी स्टेट के गवर्नर्स हैं तो उनके लिए भी लागू हो जाएगा ये पूरा जो भी जजमेंट है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भारत की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो MP MLA हुए उनके द्वारा दिए हो जाती है की जाती है। तो जो
जो भी बिल पास होगा, जो भी बिल पास होता है वो इनकी अनुमति द्वारा ही पास होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका जो फाइनल से होता है वो इन्हीं का ही होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का। जिससे क्या हो कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये बनी रहे भारत में। तो ये भी हो सकता है, ये भी होगा। और साथ में क्या है कि रेस्पेक्ट स्टेट ऑटोनॉमी, मतलब जो स्टेट की संप्रभुता है उसको जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उस सब्जेक्ट के अंदर वो कानून बना सकता है। तो उसकी जो संप्रभुता है उसको बनाए रखने के लिए भी ये डिसीजन काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही जो भारत का जो संघ है, संघवाद है, उसको मजबूत करने के लिए ये डिसीजन काफ़ी सहायता करेगा। तो ये जो आउटकम है, इन आउटकम से आने वाले टाइम में गवर्नर की जो भी शक्तियाँ हैं उसको इसी बात से डिसाइड किया जाएगा, और गवर्नर अब आगे किसी भी बिल को अपने पास विदहोल्ड करके ज़्यादा टाइम तक नहीं रख पाएंगे, उनको डिसीजन एंड में लेना ही पड़ेगा। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा ही होगा। और ये जो भी ये टॉपिक है वो आपको यूपीएससी के GS2 में हेल्प करेगा। साथ ही यूपीएससी के प्रीलिम्स तथा स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स में पॉलिटी के अंदर जो भी सेक्शन आता है गवर्नर का, उसमें ये हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो आप लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।